Now, it is our great honor to invite our esteemed chief guest, Ma'am Soumya Pandey. Ma'am, your presence here today is a privilege for us, and we are eager to hear some words of encouragement for our young stars. Please bless us with your thoughts and insights. Let's put our hand together to welcome ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यहाँ पर उपस्थित इन दिस वंडरफुल कलर्स ऑफ लाइफ एनुअल डे फंक्शन ऑफ महर्षि पतंजलि, द वेरी रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल रविंद्र जी भाई साहब, द वेरी डायनामिक, ब्यूटिफुल, ऑलवेज एक्टिव डायरेक्टर ऑफ द स्कूल रेखा जी, the ever energetic headmistress Srimati Vibha Srivastava ji, other principals Madhuri ji, all the teaching faculty, non-teaching faculty, and all the wonderful parents, children. A warm welcome to all of you in this wonderful annual day function of your children called Colors of Life. I would पहला शब्द जो अभी 3-4 परफॉर्मेंसेस देखने के बाद जो आ रहा है मन मस्तिष्क में, वो है अद्वितीय, अकल्पनीय। आप मानेंगे इस बात को? मतलब जिस तरीके से बच्चों ने सरस्वती वंदना के उच्चारण से शुरू किया, उसके बाद एकदम डायनामिक और बहुत एनर्जेटिक वेलकम डांस दिखाया, उसके बाद मोबाइल के साइड इफेक्ट्स रिंगटोन के माध्यम से हमें समझाया, जो हम लोग भी इसके शिकार हैं। All of us sitting here with mobiles in our hand are the victims of mobiles today and digital technology today. And then a bhangra with a twist, bhangra with a Hollywood touch on it, a bhangra with a twist. And then a very beautiful harmonium and singing by one of the students of Patanjali. It was incredible, and the entire credit goes to the director, principal, all the teachers who've been working day and night for this annual day function. तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बनती हैं। और all the people behind the curtain, जिन्होंने दिन रात करके बच्चों को इतना संवारा है, इतना सजाया है कि वो स्टेज पे इतने कॉन्फिडेंट होके आपके समक्ष अपनी प्रस्तुतियां दिखा रहे हैं। It is very difficult to come on the stage. अगर मैं आप लोगों में से किसी को भी माइक दे दूं और बोलूं स्टेज पे आके 2 शब्द बोलिए, तो शायद हमारे भी हाथ पैर कांपेंगे। और 5-5, 6-6 साल के बच्चों ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज प्रेजेंट किया है, और आगे वाली परफॉर्मेंसेस भी जो प्रेजेंट करेंगे, I think that is a testimony of the hard work of all the teaching faculty of the school. As I stand here today, मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे, और आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन जो है, और सबसे अच्छी बात है पतंजलि की कि along with education, along with following the new education policy, there is a strong focus on moral values. There is a strong focus on connecting to our mythology. इसीलिए बच्चों ने सरस्वती वंदना के उच्चारण से शुरुआत की इस कार्यक्रम की, माँ सरस्वती को अपनी वंदना अर्पित करते हुए। तो बचपन में मैं जब क्लास 5th-6th में थी, तो मैंने संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा था विद्यार्थी जीवन के लिए। काक चेष्टा वकोद्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी च विद्यार्थी पंच लक्षणम। आप सब लोगों ने सुना होगा, सबने ये पढ़ा होगा। और ये जो विद्यार्थी जीवन का श्लोक था, दिस टीचर्स अस वन थिंग। इस पूरे का निचोड़ क्या है? अगर ये बताएं कि कौवे की तरह चेष्टा होना चाहिए, बकुले की तरह ध्यान होना चाहिए, एक डॉग की तरह आपका अलर्टनेस होना चाहिए, निद्रा होनी चाहिए, ग्रह को त्यागना, मतलब एक तरीके से गुरु को समर्पित होकर अपना जीवन जीना, इन सब बातों का निचोड़ है अनुशासन, डिसिप्लिन। एंड दैट इज व्हाट इज the most important ingredient in every stage of life. मुझे अब रियलाइज हो रहा है आफ्टर बिकमिंग IAS, जब तक मैं IAS की तैयारी करती थी प्रयागराज से, मुझे लगता था दुनिया का सबसे मुश्किल काम है UPSC क्रैक करना और IAS एग्जाम निकालना, पर इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है दुनिया का माता पिता बनना और बच्चों को पालना, और वो काम आप लोग बहुत बखूबी से कर रहे हैं। क्योंकि IAS में तो आप पढ़ाई कर लोगे, एग्जाम की तैयारी कर लोगे, 12-18 घंटे पढ़ लोगे, एग्जाम निकाल लोगे, पर अगर छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाना हो, उनको मोबाइल से हटा के, टीवी से हटा के पढ़ाई करवाना हो, वो बहुत मुश्किल होता है। एंड बीइंग अ पेरेंट आई कैन ऑल्सो रिलेट विद ऑल ऑफ यू कि कितना टफ काम आप 2400 घंटे 24/7 365 डेज आप लोग कर रहे हैं। तो एक बार अपने लिए अब दूसरी तालियां बजाइए कि आप लोग कितना मेहनत करके अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो इस देश के भविष्य हैं,
और जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं अमृत महोत्सव में हम लोग रह रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो ये बच्चे अमृत काल में पैदा हुए हैं, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, बिकॉज आवर कंट्रीज टुवर्ड्स बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और आपके जो भी बच्चे हैं जो आज नौनिहाल हैं, 5-5, 6-6 साल के हैं, टुमारो दे विल बिकम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट, IAS, PCS एंड व्हाट नॉट। तो इन बच्चों को संवारने का काम कर रहे हैं आप और यहाँ के टीचर्स एंड प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर एंड एवरीवन। सो वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स ऑल द पीपल हु आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो जैसा मैंने कहा कि ये काक चेष्टा वाला जो श्लोक था, दिस टेल्स अस कि डिसिप्लिन और अनुशासन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। और ना केवल विद्यार्थी जीवन, बाल जीवन में, बल्कि जिस जीवन में आप लोग हैं, गृहस्थ जीवन में और आगे आने वाले जीवन में, अनुशासन अगर हम दैनिक रूप से पालन करते हैं, वी फॉलो डिसिप्लिन डेली, आई थिंक वी कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ। करेक्ट? अनुशासन से आप लोग अग्री करेंगे? नाउ अब जब मैं when I was preparing for IAS और अब when I am into the services, हम लोग हर बार और हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा सफल बने। आप सभी यही चाहते होंगे कि हमारा बच्चा जीवन में सफल बने, he should be successful in whatever he or she dreams of। मैं बहुत सोचती थी कि सफलता क्या होती है, मतलब हम सब सफल बनने के होड़ में लगे हुए हैं। What is success? What does success mean? तो आप लोगों के मन में बहुत सारे विचार होंगे आप लोग के लिए। आप बता सकती हैं मैडम सफलता क्या हो सकता है आपके लिए? आपकी बच्चों की सफलता आपके लिए सफलता है। और कोई? सर कुछ भी बोल सकते हैं आप, सफलता आपके लिए क्या है? मेरे बच्चे की सक्सेस ही मेरी सफलता। हाँ, बट सफलता, बच्चे की सफलता क्या है? मैम ऑल लाइफ मेरा बच्चा हैप्पी रहे, ग्रेसफुल रहे, बस यही हमारे लिए। वेरी ब्यूटीफुल। मैडम ने कहा कि पूरे जीवन में मेरा बच्चा हैप्पी रहे, ग्रेसफुल रहे, और जितने भी above all health also, above all health also, yes, healthy रहे। So बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट अल्टीमेटली एज पेरेंट्स हम लोग की डेफिनेशन सफलता की हो जाती है कि बच्चे स्वस्थ, यशस्वी, कीर्तिवान बने, तो ये हमारे लिए सफलता है। नाउ हम लोग कई बार सफलता का ऑपोजिट क्या सोचते हैं? ऑपोजिट ऑफ सक्सेस इज फेलियर। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई आल्सो थॉट। फेलियर इज द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, बट लेट मी टेल यू, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस। फेलियर is a stepping stone to success। and आज इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक चीज अगर मैं आप लोगों से आवाहन कर पाऊं, I would really request all of you to keep in mind that failure is not the end, it is only a bend of life। and this is what we need to teach and deeply incorporate in the young minds of our children, that failures are the building blocks to success, failures are the springboard to success, failure are the stepping stones to success। और ये चीज अगर हम लोग खुद आत्मसात नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को भी नहीं बता पाएंगे। और ये आज के जीवन में, क्योंकि आज वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कि तुरंत सक्सेस मिल जाए, तुरंत हम सक्सेसफुल हो जाए। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारा बच्चा अगर सो कॉल्ड फेल हो रहा है, पहली बार में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज जस्ट अ बिल्डिंग ब्लॉक। आप किसी भी महापुरुष का आत्मकथा उठा लीजिए, यू पिक अप ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी पर्सन यू कंसिडर एज योर रोल मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, आई कंसिडर स्वामी विवेकानंद जी एज माई रोल मॉडल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एज माई रोल मॉडल। तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी, आप लोग के भी अपने रोल मॉडल्स होंगे, इंस्पायरर्स होंगे। यू पिक अप book, autobiography, life stories of anyone, you watch any movie based on any great person, MS धोनी उठा के देख लीजिए, किसी ग्रेट साइंटिस्ट की मूवी उठा के देख लीजिए, आपको सबकी लाइफ में एक चीज कॉमन मिलेगी, एंड दैट they have become successful after overcoming a lot of failures, after stepping on a lot of failures, because every failure teaches you a lot of things, and the person who never fails is the person who has never tried। जिसने कभी कोशिश ही नहीं की है, अगर बच्चा कभी स्टेज पे ही नहीं आएगा, कभी एग्जाम देगा ही नहीं या घर बैठा रहेगा, तो कभी फेल नहीं होगा। बट एनी पर्सन, एनी चाइल्ड हु विल ट्राई इज बाउंड टू फेल। और ये सब आप लोगों को आत्मसात करना है ताकि बच्चों को हम ये चीज सिखा और बता पाए। करेक्ट? नाउ सक्सेस की बात हो रही है,
मैं बहुत सोचती थी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट रही हूँ और हम लोग को फॉर्मूला में काम करने की बहुत आदत रही है कि फॉर्मूला मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए, तुरंत निकाल लो. सो आई यूज्ड टू थिंक व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस. कि सक्सेसफुल, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो मैथ्स फिजिक्स बैकग्राउंड के होंगे. फॉर्मूला क्या होता है सक्सेस का? तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो होगा. एंड आफ्टर लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल्स आई केम आउट विद अ फॉर्मूला नॉट ओनली फॉर सक्सेस बट विच इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू पेरेंटिंग इन जनरल. एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू माई सर्विसेज. आज मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हूँ. उत्तर प्रदेश में अपर श्रम आयुक्त, एडिशनल लेबर कमिश्नर के चार्ज पे हूँ. तो पूरे उत्तर प्रदेश का लेबर इश्यूज देखना होता है. और इसके पहले मुख्य विकास अधिकारी थी, उप जिलाधिकारी थी, बहुत सारे पदों पे थी. तो मुझे लगा हर दिन हम लोग सोचते हैं क्या करें, कैसे करें, या हर दिन हम सोचते हैं बच्चों की परवरिश कैसे करें कि वो सही दिशा में और दशा में अपनी लाइफ में जाएं. तो एक फॉर्मूला निकाला है मैंने, विच आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. और आप लोग सोचिएगा, रिलेट करिएगा कि आपके दैनिक जीवन में कितना एप्लीकेबल है. एंड दैट फॉर्मूला is called the FAT formula for parenting. FAT की स्पेलिंग क्या होती है? FAT, F-A-T. और FAT का मतलब fat, मोटा. But by this FAT I don't mean मोटा. I mean F for focus. F माने focus. A मतलब attitude. और T मतलब thought process. तो अगर हमें अच्छे अभिभावक बनना है, अच्छे माता पिता बनना है, जीवन में कुछ अच्छा करना है, जो भी हम सोच रहे हैं उसको हासिल करना है, तो क्या 3 चीजें चाहिए? फोकस, एटीट्यूड, थॉट प्रोसेस. और आप इसको, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप मन में इंट्रोस्पेक्ट करिए, इमेजिन करिए कि जो मैं बोल रही हूँ आपके जीवन में, आप जब अभिभावक वाला रोल घर पे अप्लाई करते हैं, आप जब माता पिता दादी नानी का रोल घर पे अप्लाई करते हैं, तो कितना एप्लीकेबल है. पहली चीज है फोकस. फोकस मतलब हाँ, फोकस मतलब सही जो बोल रहे, थोड़ा जोर से बोलिए. ध्यान देना, किसी चीज पे केंद्रित होना. और फोकस का भी फुल फॉर्म बताती हूँ. फोकस की स्पेलिंग है FOCUS. फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल. एक रास्ते पर तब तक चलते जाइए जब तक आपको आपकी मंजिल हासिल ना हो जाए. सो दैट इज फोकस. नाउ एज पेरेंट्स, अगर मैं माँ हूँ, माता है, पिता है, हमारा फोकस क्या होता है? जैसे बहुत अच्छे से बताया आप लोगों ने कि हमारा बच्चा सफल हो, खुश हो, हेल्दी हो, पढ़ाई करे, जीवन में कुछ हासिल करे, अपने पैरों पे खड़ा हो, परिवार का नाम रोशन करे, देश प्रदेश जनपद का नाम रोशन करे. ठीक है, तो हमारा फोकस क्या है कि हमारा बच्चे का जीवन अच्छा हो, अनुशासन पूर्वक वो जीवन जिए और अपने लक्ष्यों को हासिल करे, अपने एम्स को, गोल्स को हासिल करे. उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि फोकस क्या होता है और फोकस हम क्यों नहीं कर पाते. या मे बी आज के जमाने में जो जेनजी बच्चे पैदा हो रहे हैं विद एंड्रॉइड्स एंड आईफोन्स इन देयर हैंड्स एंड 24/7 स्क्रीन्स अराउंड देम, वो फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं. और हम भी परफेक्ट नहीं है फोकस में. अगर आज मैं आपसे पूछूं कि फोकस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको क्या दिमाग में आता है, तो मेरे दिमाग में आता है अर्जुन और मछली की आंख. जब मछली को टांगा गया और गुरुजी ने सबसे पूछा हर बच्चे से, आपको क्या दिख रहा है? किसी बच्चे ने बोला मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी बच्चे ने बोला मुझे मछली दिख रही है, किसी ने बोला मुझे पहाड़ आसमान दिख रहा है, पर अर्जुन ने क्या बोला? मुझे मछली की आंख दिख रही है. सो दैट वाज हिज गोल, दैट वाज हिज फोकस. और वही फोकस हमें अपने बच्चों में लाना है और अपने आप में लाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी क्लियर कि गोल क्या है हमारा. मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट क्लियर कि व्हाट डू वी वांट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. हमें खुद नहीं पता कि हम क्या चाह रहे हैं और बच्चों से हम क्या चाह रहे हैं. करेक्ट. तो वो फोकस जो अर्जुन का था कि उसे मछली की आंख दिख रही थी, उसे पता था कि मैं अपने तीर जो निकालूंगा वो मुझे उस आंख पे मारना है, वही फोकस हमें चाहिए अपने लिए और हमारे बच्चों के लिए. और ये फोकस धीरे धीरे आएगा, लेकिन आज का जो टाइम है उसमें फोकस बहुत मुश्किल हो जाता है. और उसका एक कारण है, उसका कारण है ये दिस इज द बिगेस्ट. जो बच्चों ने दिखाया ना, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, बच्चों ने बहुत अच्छे से सिखा दिया हम लोग को कि हम फोकस क्यों नहीं कर पा रहे. हमारी नींद चैन किसने चुराया है? दिस थिंग, मतलब डिजिटल मीडिया. दैट इज डिस्ट्रैक्शन. आप 20 साल पहले अपना बचपन इमेजिन करिए, जैसा बहुत सुंदर से एंकर ने हमारी बताया था कि चिट्ठियों का जमाना होता था, किताबों का जमाना होता था,
आपस में वार्तालाप, कम्युनिकेशन का ज़माना होता था। उस समय जो आत्मीयता थी और आज के ज़माने में जो आत्मीयता, पर्सनल कनेक्ट है, वो कितनी डिफरेंट है। तो हम कैसे अपने बच्चों से इमेजिन कर पाएंगे, कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि वो लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दैट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करें जो 20 साल पहले था। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर बोर्न इन एन ईरा विच इज सराउंडेड बाय डिस्ट्रैक्शंस। आप अपना आज मोबाइल उठाते हैं एंड आई कैन गारंटी कि अगर हम रील्स देखना शुरू करते हैं तो वो आराम से 20-25 आधे घंटे रील्स देखते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। सो व्हेन वी आर नॉट एबल टू फोकस, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट आवर चिल्ड्रन टू फोकस कि वो बैठे हैं तो पढ़ाई करें और 10 घंटे पहले ना उठें और सिलेबस खत्म करें और एग्जाम्स में टॉप करें और मार्क्स लाएं। सो द बिगेस्ट कल्प्रिट क्या है? डिस्ट्रैक्शन। करेक्ट? तो अब हमें सोचना चाहिए हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, जो आसपास के डिस्ट्रैक्शन है। और आप लोग सोचिए कि आखिरकार बच्चे डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्यों होते हैं बच्चे डिस्ट्रैक्ट? हम खुद डिस्ट्रैक्टेड हैं, राइट? हम खुद देख रहे हैं, ये भी एक रीजन है। और बच्चे क्यों डिस्ट्रैक्टेड हैं? इसका जवाब बच्चों ने हमें दे दिया है परफॉर्मेंस में। मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि हम क्यों डिस्ट्रैक्टेड, या बच्चे क्यों डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं? मोबाइल की वजह से। बट मोबाइल क्या करता है? जैसे इमेजिन करिए आप कुछ काम कर रहे हैं और आपने मोबाइल उठाया और आपने आधे घंटे देख लिया, तो आपको तुरंत कोई नहीं बताएगा कि आपने जीवन के अपने आधे घंटे किस चीज़ में बर्बाद कर दिए। या मान लीजिए बच्चा एग्जाम की पढ़ाई करने बैठे हैं और उनके हाथ में मोबाइल है, आईपैड है, स्मार्टफोन है, थोड़ी देर उन्होंने देख लिया, तुरंत उसको कोई नहीं टोकेगा कि उसके आधे पौन घंटे, 1 घंटे बर्बाद हो गए। देयर इज नो इंस्टेंट रिजल्ट दैट वी गेट। और बहुत टाइम बाद उसका रिजल्ट हमें पता चलता है कि हमने अपना समय बर्बाद कर लिया, टाइम वेस्ट कर लिया। इसका मैं बहुत अच्छा एक एनालॉजी देती हूँ, एक उदाहरण देती हूँ। हम सबको पता है दैट सिगरेट स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। सबको पता है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं। आप अगर सिगरेट का पैकेट कभी आपने देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा एक माउथ कैंसर की फोटो बनी होती है, एक सड़ा हुआ मुंह बना रहता है। स्टिल आप अगर अभी सामने किसी दुकान में चले जाइए आसपास जहाँ सिगरेट, तंबाकू, पान मसाले मिलते हैं, तो आप देखेंगे कि पढ़े लिखे लोग वहां जाएंगे, वो पैकेट उठाएंगे, देखेंगे कि उस पर बना हुआ है माउथ कैंसर एंड इट इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड एवरीथिंग, और फिर भी स्मोक करेंगे, पैसा देके चले आएंगे। क्यों? क्योंकि तुरंत उन्हें कैंसर नहीं हो जाएगा, तुरंत उनका जीवन कम नहीं हो जाएगा, तुरंत उनको तबीयत नहीं खराब हो जाएगी। अब इमेजिन करिए कि आपके पास मान लीजिए हाथ में कोई स्मार्ट वॉच है और जैसे ही आपने सिगरेट फूका या तंबाकू खाया, तुरंत उस पर मैसेज आ गया, बीप 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 बीप, आपने अपना जीवन 5 साल कम कर लिया है। तो डर लगेगा, छोड़ने का मन करेगा कि हटाओ, मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ। इसी तरह मान लीजिए बच्चा बहुत अच्छे से, उसका एग्जाम आने वाला है, पढ़ाई कर रहा है, मोबाइल हाथ में आया, आधे 1 घंटे वेस्ट हो गए। अगर कोई स्मार्ट वॉच है जो बता दे बीप 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 बीप, तुमने अपने मार्क्स 10 नंबर से कम कर लिए और जो तुम फर्स्ट आने वाले थे अब सेकंड आओगे या थर्ड आओगे, तो डर लगेगा बच्चे को भी, हमको भी, कि अरे बर्बाद हो गया समय। तो दिस इंस्टेंट रिजल्ट, जो अब ऐसी स्मार्ट वॉच अभी तक इन्वेंट नहीं हुई है जो हमें गलत सही का रास्ता बताए और हम जब टाइम वेस्ट करें तो हमें डराए। तो ये स्मार्ट वॉच का काम किसे करना है? बच्चों के लिए किसे करना है? आपको करना है। आपको ये दिशा और दशा दिखानी है बच्चों को कि क्या सही और क्या गलत, किस चीज से समय बर्बाद हो सकता है। और ये समय जो बच्चों का फाउंडेशन होता है, इसमें अगर वो अच्छे से एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में आ जाएंगे तो आगे आने वाला जीवन कितना अच्छा होगा। दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ। ये आने वाले जो स्कूलिंग टाइम है, जो कॉलेज टाइम है, या तो इसमें अनुशासन के साथ रह लें और आगे के जीवन में खुश रहें, और इसमें अनुशासनहीनता के साथ रह लें और आगे आने वाले जीवन में परेशान रहें। तो ये जो स्मार्ट वॉच का काम है वो आप लोगों को करना है अपने बच्चों के लिए, तब उनमें फोकस की पावर आएगी कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को कम करें, मिनिमाइज करें और फोकस्ड रहें। और यही शायद मैंने अपने प्रशासनिक जीवन में सीखा। इसी प्रयागराज की मिट्टी से मैं पढ़ाई कर रही थी और लोग बोलते थे नहीं, IAS बनने के लिए तो दिल्ली जाना पड़ेगा, महंगी महंगी कोचिंग करनी पड़ेगी, फलाना में जाना पड़ेगा, फलाना कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। बट अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आपको अर्जुन की तरह मछली की आंख दिख रही है, मुझे अपना गोल दिख रहा है कि ठीक है मुझे IAS बनना है, या आपको अपने बच्चों को जो भी बनाना है, अगर आप फोकस्ड हैं तो फिर आप अपने बच्चे को सही दिशा पे गाइड कर सकते हैं। और इसी प्रयागराज से पढ़ के मैंने प्रथम प्रयास में IAS में 4था स्थान हासिल किया, जो कि टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इंडिया में।
तो अगर इसी मिट्टी की बच्ची ये कर सकती है तो हम सबके बच्चे ये कर सकते हैं। जरूरत है सही और गलत दिशा दिखाने की, जो आप लोग करेंगे अपने बच्चों के लिए। फैक्ट में दूसरा शब्द ए से क्या था? एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब क्या होता है? एटीट्यूड मतलब पीछे वाले ना बैक बेंचर्स जैसे बच्चे होते हैं हमारे बैक में, वो नहीं बोलते, पीछे वाले भी एकदम शांत बैठे हैं कि आगे वालों को बताने दो हमें क्या करना। एटीट्यूड मतलब क्या होता है? स्वाभिमान कुछ हद तक, और एटीट्यूड मतलब नजरिया। सही बोल रहे हैं सर, नजरिया, दृष्टिकोण। एटीट्यूड मतलब होता है दृष्टिकोण। हमारा दृष्टिकोण क्या है किसी चीज को देखने का, और ये दृष्टिकोण ना बच्चों में जो खराब करते हैं वो हम लोग करते हैं। हम लोग कई बार इतने नेगेटिव हो जाते हैं चीजों को लेके, हमारा एटीट्यूड इतना नेगेटिव हो जाता है कि हमारे बच्चे भी धीरे 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 वो नेगेटिव एटीट्यूड में आ जाते हैं। आप लोग मानते हैं इस बात को? हम लोग कई बार क्या है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सब जगह भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एटीट्यूड जो कांस्टेंट हम लोग देखते हैं और बच्चों में इनकलकेट करते हैं, दैट एटीट्यूड गेट्स ट्रांसफर टू आवर चिल्ड्रन, और फिर उनका भी एटीट्यूड एक तरीके से थोड़ा नेगेटिव, नकारात्मक हो जाता है। जबकि बच्चों का इनहेरेंट एटीट्यूड, आप किसी छोटे, आप जब बच्चे पैदा होते हैं 2-3 साल के होते हैं तो कितना सकारात्मक होते हैं, हर चीज को लेके ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। पर वो एटीट्यूड कैसे शेप होता है? फैमिली से, हम लोगों से। तो एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम एक अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं, हम खुद का एटीट्यूड पहले पॉजिटिव रखें और फिर अपने बच्चों का एटीट्यूड पॉजिटिव बनाएं। इसके लिए भी मैं एक उदाहरण देती हूँ। आप इमेजिन करिए कि जो बीच वाला दरवाजा है आपके हमारे स्कूल का, वहां से एक जानवर चल के यहाँ पे आके बीच में खड़ा हो जाए, और वो जानवर है डोंकी। ठीक है, डोंकी। अब डोंकी आके खड़ा हो जाए तो सब लोग आपस में क्या खुसफुस करेंगे, क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आम भाषा में क्या बोलेंगे? गधा है, गधा आ गया। और गधा हम किसको बोलते हैं? कोई बेवकूफी भरा काम कर रहे, गधे हो क्या, गधेपंती कर रहे हो, ये हम लोग आम भाषा में ये चीज बोलते हैं। बट वी नेवर रियलाइज दैट डोंकी इज द मोस्ट हार्डवर्किंग, मोस्ट लॉयल एनिमल फॉर हिज मास्टर। सबसे लॉयल और हार्डवर्किंग एनिमल होता है, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड। एक एटीट्यूड हमारा क्या हो सकता है कि अरे कहाँ, मतलब इलाहाबाद में है और कैसे हमारा बच्चा ये बनना है, वो बनना है, वहां जाना पड़ेगा, आईआईटी में एडमिशन कराना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, तब जाके हम अपने बच्चे को कुछ बनाना सोच सकते हैं। मैं कानपुर देहात में 3 साल थी। कानपुर देहात एक बहुत पिछड़ा हुआ और ग्रामीण जनपद है, वहां पे 1022 गांव हैं। और मैं एक बार एक CHC के इंस्पेक्शन में गई, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं। वहां पे एक सास और बहू बैठे हुए थे, एकदम ऐसे बैठे हुए थे जैसे महात्म का मॉल बनाओ, मतलब जैसे एकदम दुखी बैठे हुए थे, और हाथ में एक बच्चा था। मैंने कहा क्या हो गया माता जी, क्या हो गया, आप क्यों इतनी दुखी हो? मैं इंस्पेक्शन करने गई थी, डॉक्टर्स की अटेंडेंस वगैरह चेक करने गई थी। तो बोले तीसरी बिटिया हो गई, और एकदम ऐसे मुंह लटकाए बैठे हुए थे। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा मैं कौन हूँ? बोले आप तो IAS अधिकारी हैं, आप तो हमारे जनपद के मुख्य विकास अधिकारी हैं। मैंने कहा नहीं, बट मैं हूँ क्या, लड़की हूँ कि लड़का हूँ? तो बोला आप तो लड़की हैं। मैंने कहा आपकी तरह अगर मेरे माता पिता ऐसे मुंह लटका के बैठते कि अरे बिटिया हो गई, मतलब ये एटीट्यूड होता कि अरे लड़की हो गई, कल को शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा, इसको शादी करा के चूल्हा चौका बर्तन कराओ, ये थोड़ी आगे बढ़ेगी, ये थोड़ी कुछ कलेक्टर साहिबा बन पाएगी, तो क्या मैं आज आपके जनपद की मुख्य विकास अधिकारी होती? तो उनको थोड़े टाइम बाद ये समझ आया, अच्छा ये भी तो लड़की हैं, ये भी तो किसी की घर की बेटी होंगी। तो हमारे यहाँ जो बेटी पैदा हुई है हम उसका मातम मनाएं, या फिर जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं मिशन शक्ति, नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन और नारी आत्मनिर्भरता। या तो बच्चों को स्वावलंबी बना के उनको आत्मनिर्भर बनाए, और या तो मुंह लटका के मातम बनाए। ये क्या डिफरेंस है? किसका डिफरेंस है? ये एटीट्यूड का। और यही एटीट्यूड हमारे अंदर भी हमेशा होता है। बच्चे ने कुछ अच्छे से नहीं बोला, क्या तुम तो कुछ नहीं कर पाते, घर में पूरे समय तुम टीवी देखती रहती हो, पढ़ाई नहीं करती, उसको देखो, फलाना को देखो, ढिमाका को देखो। that is the attitude that we have and we indirectly inculcate in our children, and that is what we should not do. We should have a positive attitude and we should inculcate positive attitude in our children, correct? So that is very important. तो एक चीज, दूसरी चीज जो है हमारा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, एंड वी शुड ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट दैट इन आवर चिल्ड्रन।
ए से एक और शब्द है which I will take few minutes रेखा जी to tell the children, and ए से एक शब्द होता है anger, angry, और आजकल ये हम सब पे बहुत हावी हो रहा है, this emotion of anger। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चे पे कभी नाराज नहीं हुए होंगे, गुस्सा नहीं होंगे? प्लीज हाथ उठाइए। कभी गुस्सा नहीं हुए? सर के लिए तालियां प्लीज। मतलब दैट इज अमेजिंग। दो एक उधर भी है, मैम भी है, एक इधर भी है, 3-4 लोग हैं आउट ऑफ एन ऑडियंस ऑफ 200 देयर आर 3-4 पीपल जो कभी नाराज नहीं हुए होंगे, एंड हैट्स ऑफ सर, ये तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है। और बाकी तो हम लोग जैसे लोग डेली गुस्सा होते हैं अपने बच्चों पे, डेली कुछ किसी ना किसी बात पे उन्हें डांटते हैं। बट क्योंकि ए वर्ड पे मैं एटीट्यूड बता रही थी, इसलिए मैं एंगर पे 1 मिनट और लूंगी। ह्यूमन बीइंग्स आर डिजाइन टू बी इमोशनली बैलेंस्ड, मतलब हमें इमोशनली बैलेंस्ड होना चाहिए, और इमोशन का एक फॉर्म होता है एंगर। और एंगर क्यों हम लोग किसी नेगेटिव वे में एंग्री नहीं होते, हम अपने बच्चे को परफेक्ट चाहते हैं कि वो परफेक्ट रहे, अच्छा जीवन जिए, कुछ गलत करता है तो हम गुस्सा होते हैं। हमारा इंटेंशन अच्छा है पर उसका आउटपुट एंगर के फॉर्म में निकलता है। अच्छा, एंग्री होना भी चाहिए, मतलब एंगर कई जगह सही भी है, जैसे हाउसवाइफ है या पत्नी है, पति ने कुछ गलत किया तो गुस्सा होना चाहिए, क्यों? करेक्ट? तो पत्नियों के लिए एंग्री होना राइट है, बट एंगर को कैसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, स्पेशली बच्चों के सामने, क्योंकि उनका फॉर्मेटिव ईयर्स है, वो भी बन रहे हैं, वो एक गीली मिट्टी की तरह है जिससे आप अपना पॉट बना रहे हो, तो उनके ब्रेन पे, उनके माइंड पे, उनके मस्तिष्क पे एंगर का नेगेटिव असर पड़ता है। अब एक सिचुएशन आप इमेजिन करिए कि आप घर पे बैठे हुए हैं और नमस्कार मैम, वेलकम। I welcome our President Ma'am, Dr. Krishna Gupta. She has just joined us. And I also welcome our Director Sir, Yashovardhan. A warm welcome Sir and Ma'am. I would really like to welcome Yashovardhan ji and Krishna ma'am, and I have been really inspired after hearing your story from Rekha ji. So hats off to you ma'am for managing all these roles so well and shaping the future of our country. Thank you so much. Leading the team, if I must say that. So I was talking about anger. अब imagine करिए कि आप घर में हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड चाय बना के लाते हैं, ऐसे तो कम ही हस्बैंड्स होंगे खैर, लेकिन फिर भी इमेजिन करने में क्या जाता है कि चाय बना के लाते हैं आपके लिए और चाय गिर जाती है गलती से, और आप किसी फंक्शन के लिए जा रहे हैं, अच्छे से सूट बूट पहन के रेडी हैं, तो ऑब्वियसली पहला रिएक्शन होगा कि आप गुस्से में डांटोगे, क्या कर दिया, मैं तैयार बैठा हूँ, मुझे जाना था, चाय गिरा दी, अभी मुझे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, गुस्सा करेंगे। तो ये गुस्सा क्यों हुआ? चाय गिरने की वजह से, और क्योंकि आप लेट हो रहे हैं उसकी वजह से। अब अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर लीजिए अपने बॉस के सामने, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप विभा मैम के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, इन द प्रिंसिपल ऑफिस, एंड देन गलती से चाय आती है और स्पिल हो जाती है और आपके ड्रेस पे गिर जाती है और आपकी नई ड्रेस खराब हो जाती है थोड़ी सी, एंड विभा मैम विल बी लाइक अरे सॉरी, तो आप बोलेंगे नहीं मैम, नो प्लीज मैम, व्हाई आर यू सेइंग सॉरी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है, हाथ से गिर जाता है। तो यहाँ भी चाय गिरी, यहाँ भी आपका ड्रेस गंदा हुआ, बट सामने कौन था? प्रिंसिपल मैम। इसलिए हमारा एंगर क्या हुआ? आराम से दब गया। सामने बॉस हो, हमारे कोई सीनियर हो, तो वी कैन कंट्रोल आवर एंगर, बट अगर कोई वैसा ना हो तो देन आवर एंगर कम्स आउट इन मैग्नानिमिटी। तो दैट इज, मैं बस ये पॉइंट आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि ऑफ कोर्स बीइंग एंग्री इज अ नेचुरल रिएक्शन, बट वी शुड थिंक कि हमारे सामने जो 4, 5, 6 साल के हमारे बच्चे हैं, दे आर इन देयर फॉर्मेटिव स्टेज। We have to convert that anger into a positive emotion. There is a way of expressing. If we try and tell them कि ये गलत है, ये सही है, they will understand. But if we become angry, तो it will have negative repercussions, right? तो आपको उसी चीज को कहने का एक दूसरा तरीका हो सकता है, अपने एंगर मैनेजमेंट का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि हम वो करते हैं जब हम बाहर होते हैं, पर घर पे हम वो नहीं कर पाते। Now the last word was thought process. तो हमारा पहला काम होना चाहिए टू कीप आवर थॉट प्रोसेस वेरी 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 पॉजिटिव, राइट? अगर आप सकारात्मक विचार नहीं रखेंगे, नेगेटिव माइंडसेट से काम करेंगे, तो बच्चों में भी वो नेगेटिव माइंडसेट इनकलकेट होगा। अब विचारों को कैसे, देखिए इसके लिए आपको कॉन्शियसली वर्क करना पड़ेगा। आप जब रोज स्कूल आते हैं, आपको बहुत सुंदर गार्डन दिखता है, बाहर पेड़ पौधे दिखते हैं, फूल दिखते हैं,
इसके पीछे किसका हाथ है? एक माली का, जो रोज सुबह आता होगा, गुड़ाई करता होगा, खाद डालता होगा, पानी डालता होगा, स्कूल वो माली बेचारा रोज मेहनत करता है, वरना जंगली घास उगा है, जंगली घास निकला है। तो योर ब्रेन, योर माइंड इज ऑल्सो लाइक अ गार्डन। इफ लेफ्ट देयर विल बी वीड्स एंड जंगली घास ग्रोइंग। तो आपको क्या करना है? एक माली बनना है। आपको अच्छा पेरेंट क्या है? अच्छा माली है, जो अपने बच्चों के दिमाग से और अपने दिमाग से जंगली घास निकाले और अच्छे थॉट्स सो करे, अच्छे बीज सो करे, बिकॉज दो सीड्स विल देन ब्लूम इनटू फ्लावर्स। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक लाइन कही थी, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। सो मतलब होता है बीज बोना, और हार्वेस्ट या रीप मतलब होता है काटना। यू सो अ थॉट, यू रीप एन एक्शन। अगर आप अच्छे विचार बोएंगे तो अच्छे एक्शंस निकलेंगे। यू सो एन एक्शन, यू रीप अ हैबिट। अगर आप अच्छे एक्शंस करते रहेंगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसे आपको मान लीजिए सुबह उठना है, तो आपने पहले सोचा मुझे सुबह उठना है, फिर आपने एक्शन करना शुरू किया, आप करते रहे, वो आपकी हैबिट बन गई। यू सो एन एक्शन एंड यू रीप योर डेस्टिनी। और वही आप हैबिट करते रहेंगे तो आप अपना मुकद्दर लिख पाएंगे, अपनी डेस्टिनी बदल पाएंगे। और यही चीज हमें अपने बच्चों के साथ करनी है, दैट वी हैव टू इनकलकेट गुड हैबिट्स इन देम सो दैट दे कैन रीप देयर ओन डेस्टिनी, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। मतलब आई नो प्रशासनिक बातें सुन के आपको मैं बोर नहीं करना चाहती थी, वो आप सब जानते हैं, बट एज पेरेंट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम माय प्रिपरेशन, एंड ऑल्सो वन लास्ट थिंग जो बहुत अच्छा ये स्कूल करा रहा है, दैट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे सिर्फ 2 चीजों पे फोकस दिया है सरकार ने। वन इज अर्ली चाइल्ड ट्रेनिंग, 3 से 6 साल की जो उम्र है उसमें बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए। सरकारी सिस्टम में प्ले स्कूल का वो होता है आंगनवाड़ी, तो आंगनवाड़ी को मॉडल बाल वाटिकास बनाए जा रहे हैं, वहां पे पेंटिंग कराई जा रही है, बाला पेंटिंग्स कराई जा रही हैं कि बच्चे हर चीज से सीखें। फॉर एग्जाम्पल, ये दरवाजा भी खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो इससे भी बच्चे एंगल सीख सकते हैं। कैसे? आप नीचे एंगल पेंट कर दीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो बच्चा जब दरवाजा खोलेगा, थोड़ा सा खोला, अच्छा 30 डिग्री है ये, अच्छा पूरा खोल लिया 90 डिग्री है। तो ये इसे कहते हैं बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, कि बिल्डिंग के एक कॉर्नर को आप लर्निंग एड कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे भी मैं देखती हूँ, जन्माष्टमी हो या कोई भी त्योहार हो, बिल्डिंग के हर कॉर्नर को यूज किया जाता है फॉर टीचिंग टू चिल्ड्रेन, हमारी माइथोलॉजी के बारे में, अलग अलग साइंसेस के बारे में, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। और दूसरी चीज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। उसे किताबी कीड़ा नहीं बनना है कि ये सिलेबस है, इतना रट के एग्जाम में लिखा और 90% पा लो। होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसा होता है? बाय एक्स्ट्रा करिकुलर्स, वो जाए, वो डांस करे, डिबेटिंग करे, ड्रामेटिक्स में पार्ट ले, म्यूजिक करे, स्पोर्ट्स में पार्ट ले, एंड ऑल ऑफ दिस I think is taken care by this school, and that's why we should encourage our children to participate. I would really like to congratulate the headmistress that every child has been given a chance to step on the stage and participate. This is a very big thing. मैं बहुत सारे schools में जाती हूँ in Kanpur, and I see there are a few bright, talented children who come on the stage and who participate, who मतलब present. But here, each and every child of class prep was there on the stage. They were so happy, you were so happy to see them, and participation is important, winning is not important in life. और participation कराना बहुत important है. So this is I think जो आज के कार्यक्रम से मैं गैदर कर पाई और अपनी कुछ विचार आपसे शेयर कर पाई। I hope आप इन बातों को सोचेंगे, आत्मसात करेंगे। और एक चीज जो हम अपने बच्चों से सीख सकते हैं, I will end with that, और ये छोटी सी मतलब on a lighter note है ये बात। मैंने कहीं पढ़ा था और सुना था कि अगर 1 घंटे की खुशी चाहिए तो आप पिकनिक पे चले जाइए। अगर आपको जीवन में खुश होना है, खुशी नहीं मिल रही, 1 घंटे की खुशी चाहिए तो ग्रुप बनाइए, पिकनिक पे चले जाइए, मूवी पे चले जाइए, आपको खुशी मिल जाएगी। अगर 1 दिन की खुशी चाहिए तो दोपहर में खाने के बाद सोने को मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। अगर कुछ महीनों की खुशी चाहिए तो शादी कर लीजिए, कुछ महीनों तक आप खुश रहेंगे, टच वुड, अगर आप शादी कर लेंगे। बट अगर पूरे जीवन की खुशी चाहिए, then you have to learn to love what you do, and this is what our children teach us. They love what they are doing. आप चेहरे पे अगर उनका innocence और खुशी देख, they were enjoying themselves. And this is what we need to teach our children, and we need to learn from our children. That हमें उससे प्यार और मोहब्बत करनी चाहिए जो हम कर रहे हैं।
मान लीजिए हमें कोई जॉब मिली है which we don't like, but we should learn to love what we do. And this is what Steve Jobs, Apple founder, ने कहा था, that if you are enjoying your job, आप प्यार करें उस चीज से, then you will excel in that thing. So with that note and 2 notes dedicated to this school, to ma'am and to all of you, कि वो खुद राह चुनते हैं आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, क्योंकि जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उन्हें नहीं परवाह होती गिर जाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।